प्रणाम सभी को। सब लोग बैठेंगे। आवाज़ क्लियर है मित्र? सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, आज हम लोग पेपर राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, कि रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे। कितने लोगों ने अभी तक, जिन्होंने अभी फर्स्ट क्लास ज्वाइन की थी, उन्होंने रिसर्च पेपर में के लिए या रिसर्च पेपर में अपना टॉपिक लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ठीक है। ठीक, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, बस अपने हैंड रेस करते जाइए, पॉइंट्स नोट करते जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो रिसर्च पेपर का टॉपिक है, तो ये जो हमारा रिसर्च पेपर है ये कोई भी लिख सकता है। मतलब जिसने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो, कोई भी रिसर्च पेपर लिख सकता है। लेकिन वो रिसर्च पेपर ऑथेंटिक होना चाहिए और जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हो, तो वो सब भी लिख सकते हैं। तो सपोज अभी आप लोगों ने, कुछ लोग नेट क्वालिफाइड हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ आज जुड़ नहीं पाए क्योंकि किसी का कुछ वर्क है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले कुछ काम चल रहे हैं, तो वो सब अभी रिकॉर्डिंग लेंगे। लास्ट जुड़े हुए थे सभी लोग। तो क्या है कि वो पीएचडी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनको पीएचडी सबमिट होने से पहले 2 रिसर्च पेपर की आवश्यकता है, जो कि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश्ड होनी चाहिए या फिर कोई नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड हो। और जिन लोगों ने अभी कोई पीएचडी का टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया या पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, वो सभी जो रिसर्च पेपर लिखेंगे तो वो उसका क्या बेनिफिट होगा। आप कहीं पर भी कोई इंटरव्यू देंगे, कोई भी काम के लिए कहीं जाएंगे, तो जैसे आपका एक डेटा देखा जाता है कि आपने एमए एमएससी किया है, नेट है, जेआरएफ है या पीएचडी के लिए केवल आप एलिजिबल हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपका पीएचडी अभी नहीं भी है, आपने पीएचडी में इनरोल नहीं भी हो पाए हैं आप, तो भी आपका रिसर्च पेपर का एक स्कोर होता है, एक वेटेज होता है जो आपको मिलता है और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। मान लो किसी का नहीं है, आपको अभी बाई चांस कहीं कोई इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो रिसर्च वर्क आपका पेपर, लेकिन वो पेपर वही आपके वहाँ पर आपको एपीआईएस को या वेटेज देंगे जो पेपर आपके यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हो। ठीक, इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, इसमें देखते हैं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। तो सभी लोग अब यहाँ पर ध्यान से बात को सुनेंगे। ये जो रिसर्च पेपर है, ये एक जो पीएचडी कर रहे हैं वो जो रिसर्च पेपर लिखेंगे वो अपनी टॉपिक, जो पीएचडी का टॉपिक है उससे कनेक्ट करके अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे, जो 2 पेपर उन्हें पब्लिश करने हैं। और जो लोग अभी पीएचडी में इनरोल नहीं हैं वो पेपर लिखेंगे, वो अपनी चॉइस पर लिख सकते हैं या फर्दर जिस पर वो आगे पीएचडी करना चाहते हैं, या जो पीएचडी नहीं करने वाले हैं तो फिर उनको लगता है कि हम किस एरिया में अच्छा काम करेंगे, कौन सी हमारे अंदर स्किल अच्छी है, क्या हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो वो सभी अपनी चॉइस से एक अच्छा काम जिस एरिया में अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग किया जा सकता है उस टॉपिक को चुनेंगे। ठीक, अभी यहाँ कहीं किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर दे। इन दोनों बातों को समझने में कि रिसर्च पेपर, एक जो पीएचडी कर रहे हैं वो रिसर्च पेपर लिखेंगे, 2 वो लोग रिसर्च पेपर लिखेंगे जो उनका टॉपिक है पीएचडी का, थीसिस का। ठीक, और जो लोग पीएचडी में अभी इनरोल नहीं हुए हैं या जिनको फर्दर अभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी अपना हमें वेटेज लेना है
नेट के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना है, या नेट भी नहीं किया, हमने MA/MSc किया है, उसमें भी वेटेज लेना है, तो वो अपनी चॉइस से जिस फील्ड में उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा इंटरेस्ट है काम करने का, उससे रिलेटेड अपना पेपर वर्क लिखेंगे, पेपर का टॉपिक चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब बस केवल 1 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। किसका बोलेंगे रीमा जी? मैम टॉपिक कैसे चूज करूँ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी उसके लिए मुझे रुकेंगे, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है। अभी हाँ ठीक, अभी रुकेंगे फिर आप हैं, क्योंकि अभी हम लास्ट क्लास ले चुके हैं, टॉपिक चूज करना अभी हम बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, वहाँ पर आते हैं। और किसी का भी कोई क्वेश्चन? अभी टॉपिक चूज करने पर हमने बात नहीं की, हमने कहा पेपर का मीन समझ गए। ये रिसर्च पेपर जो है वो 2 तरीके से, एक जो आप ही को जो समझा रहे हैं आप ही का पेपर है, लेकिन एक वो लोग जो ऑलरेडी PhD में इनरोल्ड हैं वो पेपर लिखेंगे, तो वो अपने टॉपिक से संबंधित लिखेंगे जो उनका PhD का टॉपिक है। जो लोग PhD में इनरोल्ड नहीं हैं वो पेपर लिखेंगे, वो अपनी चॉइस पर पेपर लिखेंगे जिस फील्ड में उनका अपना इंटरेस्ट है काम करने का। अब ये बात तो क्लियर है सबको, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है? रीमा जी अभी आपको टाइम लगेगा, आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, आप फर्स्ट डे क्लास अटेंड की है, ठीक है, और आपने ऑलरेडी कभी भी क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं की है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कभी कुछ लोग पहले से जुड़े, कोई बात नहीं, आपको भी आएगा समझ में, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे। बाकी के जितने लोग हैं मेरे समझ से उनको मेरी बात समझ में आ गई है। हाँ, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रिसर्च पेपर है, बोलेंगे रचना जी? मैम ये जो इसमें वही जो क्रेडिट्स मिलेंगे वो हमारा जो डिजी लॉकर है उसमें जो अकाउंट है वहां पे वो क्रेडिट्स काउंट होंगे, ये वही है जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हैं, वही बात है हाँ, ना? बात API ये तो वही वही है, अमेरिका। बस इसमें केवल इतना समझना, कई बार हम लोग क्या समझते हैं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर लिखा है, तो हमने सोचा रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो हम जब रिसर्च पेपर को राइटिंग करना बताएंगे तो दोनों के लिए सेम है, जो PhD कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नेट कर चुके हैं उनके लिए भी, और इवन जो नेट नहीं भी किए हुए हैं, MA/MSc कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए भी। बस जो PhD कर रहे हैं वो टॉपिक पेपर का चूज़ करेंगे, तो वो 2 पेपर जो UGC नेट के नॉर्म्स में है कि थीसिस सबमिट करने से पहले 2 पेपर सबमिट करना कंपलसरी है, तो वहाँ पर वो पेपर के नेम जो थीसिस का PhD का टॉपिक ऑलरेडी वो चूज़ कर चुके हैं उसके नाम पर लिखेंगे पेपर। क्लियर? और जो जैसे आप हो अभी रचना नेट क्वालिफाइड हो, अभी PhD में इनरोल नहीं हो, तो आप क्या करोगे, या तो आप PhD कोई मन में है कि कल को हम PhD करेंगे, तो जिस टॉपिक पर करेंगे उससे संबंधित ही हम पेपर का टॉपिक चूज़ करेंगे। ठीक, एक ये तरीका हो गया। और एक हो गया कि हम PhD नहीं भी करेंगे तो हम अपना पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हमारे जब भी कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह हो तो हमारा जैसे एक थीसिस का वो सब का एक बड़ा वेटेज मिलता है, तो पेपर का भी वेटेज होता है। कई कई लोग 10, 12, 15 पेपर ले लिए तो उनका भी वेटेज बहुत हाई हो जाता है जाकर, तो सिलेक्शन में वो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये समझ गया कि अब ये हमने इसलिए समझा है, कई बार लगता है कि हम अपनी चॉइस से चूज़ कर ले, तो जो PhD में इनरोल्ड है वो ये नहीं करेंगे, वो चॉइस से नहीं करेंगे, वो अपने टॉपिक से संबंधित टॉपिक चूज़ करेंगे पेपर का। और जिनका अभी इनरोल्ड नहीं है वो जो जिस पर काम करना चाहते हो फर्दर उस टॉपिक को चूज़ करेंगे। ठीक, मेरे समझ से अब लगभग सबको क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हम लोग कि जब भी हम पेपर राइटिंग करेंगे तो हमें किन किन बातों का, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पेपर राइटिंग का, कि सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, सारांश। कभी हम लोग बचपन में जब भी मॉरल साइंस में कुछ पढ़ते थे तो वह लास्ट में एक सारांश कंक्लूजन लिखा जाता था। ठीक, उस कंक्लूजन से हम लोग क्या समझ पाते थे कि जो पूरी स्टोरी है उसका जीस्ट क्या है या उसका आधार क्या है। वो मतलब स्टोरी हम लोगों ने 2 पेज में पढ़ी है और जब हमने उसका कंक्लूजन देखा वो बिल्कुल छोटे में ही समझ लिया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, जो हम पूरा पेपर लिखने वाले हैं या पेपर हम लिखेंगे उसका एब्स्ट्रैक्ट जब हम ऊपर देते हैं 150 टू 250, 150 से 250 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट देते हैं, तो उस एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाता है कि हमने पूरा पेपर या पूरे पेपर में क्या लिखा है।
ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, हमारे पेपर का एक प्रॉपर पूरा एड्रेस है कि कहाँ हमने क्या मेंशन किया है। उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे, कीवर्ड्स हमारे होते हैं जैसे हमने कोई टॉपिक लिया, इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ऑन जनरल एंजाइटी रिलेटेड टू एडोलेसेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या हुए, भ्रामरी प्राणायाम, एंजाइटी, एडोलेसेंट। ठीक, मतलब समस्या, समाधान और किससे संबंध है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और रिलेशन, तीनों को कवर करता है। तो कीवर्ड्स हमारे हो गए, हमारे टॉपिक में जो कुछ भी मेंशन किया गया है वो समस्या, समाधान और किससे संबंधित है, ये तीनों को कनेक्ट करता है कीवर्ड्स। लिखेंगे कहाँ, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा हमारा 152 से 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, उसके जस्ट नीचे हम क्या डालेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे। फिर है इंट्रोडक्शन। अब एब्स्ट्रैक्ट के नीचे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा, इंट्रोडक्शन हमारा होता है कि जो हमने टॉपिक चूज किया है वो क्यों चूज किया है। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये समस्या है और इसका समाधान हम अपने नज़रिए से थोड़ा अच्छा दे सकते हैं या थोड़ा सा अलग हट कर दे सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमेशा क्या लिखा, नीड ऑफ स्टडी, कि इंट्रोडक्शन में नीड दिखाई जाती है टॉपिक की, कि नीड क्यों पड़ी हमें इस टॉपिक को लेने की, इस समस्या को उठाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये कहाँ कवर करते हैं, इंट्रोडक्शन में कवर करते हैं। और ये यदि हम कवर करेंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे, यदि हमने इंट्रोडक्शन में नीड दिखा रहे हैं टॉपिक की, तो हमने कहा सपोज कि रचना जी ने बच्चों के एंजाइटी पर भ्रामरी प्राणायाम का इफेक्ट देखने का प्रयास किया है। तो रचना जी के माइंड में ये समस्या ये देख कर नहीं आई होगी कि हमारे आसपास के स्कूल में कितना एंजाइटी बढ़ रहा है। उनको ये बात पहले अपने घर के आसपास देखी होगी या घर में देखी होगी, फिर अपने रिलेशन में देखी होगी, फिर अपने आसपास के जो स्कूल्स हैं वहाँ देखी होगी, फिर रिलेटिव्स से पूछने पर, बात करने पर पता चलता होगा कि उनके बच्चों की क्या स्थिति है घरों में स्कूल जाने के बावजूद। फिर उन्होंने न्यूज़ में भी देखा होगा, पेपर्स में भी देखा होगा, आसपास ऐसी घटनाएं भी देखी होंगी। फिर धीरे से ये भी लगा होगा कि अच्छा हमारे ही सिटी में नहीं पूरे स्टेट में समस्या है, फिर स्टेट में नहीं ये तो लगता है कि एक नेशनल इशू हो रहा है। फिर और आगे जाएंगे तो एक ग्लोबल रेशियो, जो ग्लोबल सिनेरियो है उसको देखेंगे। तो नीड में हम क्या दिखाएंगे कि ये जो समस्या हम उठा रहे हैं ये कहाँ तक फैल चुकी है और इसका जो परसेंटेज है वो कितना हो चुका है। जैसे मान लो अब यदि हम लोग इंडिया की बात करें और अब्रॉड की बात करें, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में भी लिविंग रिलेशनशिप या जो शादियां हैं बहुत आसानी से तोड़ दी जाती हैं या टूट जाती हैं, दोनों कह सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग अब्रॉड को देखेंगे और इंडिया का रेशियो देखेंगे तो हम लोग बिल्कुल फाइनल कंफर्म है कि वहाँ की अपेक्षा यहाँ ये समस्या कम है, वहाँ की अपेक्षा ये समस्या यहाँ पर कम है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि बच्चे कितना अलग हो रहे हैं, कितना इमोशंस का बच्चों के जीवन में लैकिंग आ रही है, अभाव हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे, इंडिया में ये अधिक है या अब्रॉड में अधिक है। तो हम लोग अपना जितना हम लोगों का अपना ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर हम लोग जितना पढ़ते लिखते सुनते देखते हैं उसके आधार पर हमें बिल्कुल फाइनल है कि ये समस्या बाहर विदेशों में अधिक है, इंडिया में अभी उसकी अपेक्षा कम है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, नीड ऑफ स्टडी है, जहाँ पर हम जिस भी समस्या को, जिस भी टॉपिक को चूज़ करते हैं, उस टॉपिक को चूज़ करते समय हमने उस टॉपिक को क्यों लिया है, किस लिए लिया है और इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं और कितनी हद तक इस समाधान को हम करने के लिए समर्थ हैं, कैपेबल है।
तो ये सब कहाँ मेंशन करेंगे? इंट्रोडक्शन। इसका मतलब हम लोग एक रिसेंट डेटा उठाएंगे, एक WHO से, एक निम्फ से, एक इंडिया से, एक अदर स्टेट से जहाँ ये समस्या बहुत अधिक है, ये सब जगह से हम डेटा उठाकर इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे, जिसके आधार पर हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि समस्या इस समय इतना बढ़ चुकी है, इस कारण हमने इस टॉपिक को लिया है। किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें बड़ा ध्यान देने वाली, छोटा सा एक पॉइंट इधर से उधर हुआ फिर ऐसा लगे हम भूल गए, मतलब हम का मतलब आप, ठीक। तो इंट्रोडक्शन समझ आया कि इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में और क्यों लिखेंगे, ठीक। और यही ये जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है, यही रिसर्च पेपर के लिए, यही हमारे थीसिस के लिए, यही इसी तरह का पैटर्न यूज होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव्स मीन्स होता है उद्देश्य, इस एम और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एम तो हो गया लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स हमारे उद्देश्य हो गए। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम तो एक तरह का हमारा जो अभी हमने टॉपिक लिया है वो एम हो गया, ठीक है, तो इसलिए उसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कि उस वो जो हमारा टॉपिक है उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम बताने का प्रयास करेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को हम कैसे देखेंगे जनरल एंजाइटी पर, जो एडोलेसेंट में बढ़ती जा रही है। फिर आते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है हमारा? लिटरेचर रिव्यू मीन्स हो गया कि जो अभी तक हमसे पहले जिन लोगों ने रिसर्च किया है, उन लोगों ने भी जनरल एंजाइटी पर, टीनेज पर काम किया है। किसी ने फीमेल पर किया, किसी ने केवल गर्ल जो है हमारे टीनेजर्स हैं उन पे किया, किसी ने एक साथ कंबाइन स्टडी की, क्योंकि टीनेज में भी हमारे 3 एज ग्रुप हैं, ठीक है। एक स्टार्टिंग वाला जो 14 to 16 में जा रहा है, फिर 13 to 13 14 15 16, फिर 17 18, तो 3 तो यहाँ हो गए। फिर प्री में जाते हैं, प्री वाला है वो 8 to 12 में काउंट होता है, ठीक। फिर अभी साइकोलॉजी जो हमारी है, जो मनोवैज्ञानिक है और मनोविज्ञान में अभी इसको और आगे ले जाया गया है। तो इवन जो हमारा 25 तक को काउंट कर दिया गया है कि यहाँ पर अभी टीन एज के सिम्टम देखे जाते हैं। तो यहाँ क्या करना है हमको कि इस बात को समझना है कि जो ये समस्या टॉपिक हमने लिया है, हमारे टॉपिक से संबंधित किसी ने मान लो एंजाइटी पर ना किया हो, स्ट्रेस पर काम किया हो, किसी ने डिप्रेशन पर काम किया हो, किसी ने बच्चों के फियर पे काम किया हो, तो कोई भी काम हो जो हमारे एंजाइटी से कनेक्ट होता हो और वो काम पहले जिन लोगों ने किया है, या किसी ने जनरल एंजाइटी पर इफेक्ट को भ्रामरी प्राणायाम को ना देखकर अनुलोम विलोम देखा हो, किसी ने सूर्य नमस्कार देखा हो, किसी ने शशांक आसन देखा हो, किसी ने योग निद्रा देखा हो, मतलब समाधान भी अलग अलग हो सकते हैं और किशोरों से संबंधित समस्या भी अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन समस्या वो सब मनोवैज्ञानिक है, इसलिए एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का मीन्स है, जैसे सपोज अभी आपने रचना जी मेंशन किया या किसी ने अपना अभी पेपर लिखा, तो आपको पता है कि ममता मैम ने शायद ऐसा काम किया है, तो आपने दिखाया कि 2016 में, क्योंकि मेरी PhD शुरू हुई थी उस टाइम पे, तो यदि हमने उस समय का टाइम लिया, नहीं तो फिर जब PhD कंप्लीट हुई, तो आपने उसमें देख लिया, इसमें सर्च किया, वहाँ पर देखा जाकर कि ममता द्विवेदी जी ने ये PhD की हुई है, इस टाइम पर है, और ये रेफरेंस उठाया है, इन्होंने भ्रामरी प्राणायाम की जगह अनुलोम विलोम लिया था। तो रिव्यू में आकर आप मेरा नाम लिखेंगे और मेरे काम को 5 लाइन में डिफाइन करेंगे और ये दिखाएंगे कि इस काम को करने पर ये इनको प्रॉपर रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के साथ आप उस काम को दिखाएंगे। तो ऐसे जिन लोगों ने पहले काम कर लिया है, तो रिव्यूज़ में हम उन लोगों के नाम मेंशन करते हैं। नाम, लिटरेचर रिव्यू में 3 चीज़ें कंपलसरी है, ध्यान रखना है। एक नेम ध्यान रखना है, दूसरा टॉपिक ध्यान रखना है, तीसरा रिजल्ट क्या आया है। इतनी चीज़ें हम कहाँ मेंशन करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में करते हैं।
तो ये हमें कम से कम, यदि हम एक पेपर राइटिंग कर रहे हैं, आर्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं, तो वहाँ कई रिव्यूज़ देने होते हैं, और यदि हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं तो 5 से 6 या 5 से 10 के बीच रिव्यूज़ देंगे सफिशिएंट है। थीसिस लिखते हैं तब वहाँ पर कई बार हमें 70 to 80 के करीब रिव्यूज़ डालने होते हैं, क्योंकि वहाँ कई जगह रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक लिटरेचर रिव्यू में और एक जब हम कहीं इंटरप्रिटेट करते हैं पूरे डेटा का रिजल्ट निकालने के बाद, वहाँ पर और भी कुछ ऐसी जगह हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वहाँ मेंशन करना होता है। अब इसके बाद देखते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल पेपर वर्क्स, जब ध्यान रखिए, जैसे अभी आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, ठीक है, अभी किसी पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो आप कैसे मेंशन करोगे? तो आपको करना क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क अभी नहीं किया है आपने, तो आप मेथोडोलॉजी नहीं लिखोगे। यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया होता, किसी पर आपने चेक किया होता, बच्चों पर, उनको 3 मंथ्स 1 मंथ्स ये किया होता है कि हमने इनको भ्रामरी प्राणायाम करवाया, पहले उनका हमने एंजाइटी का लेवल में चेक कर लिया, उसका डिटेल ले लिया, फिर हमने उन्हें भ्रामरी प्राणायाम कराया। आफ्टर 1 मंथ 45 डेज 3 मंथ्स हमने उनके प्राणायाम के बाद उसमें हमने उनको रिजल्ट देखा कि रिजल्ट फ्रूटफुल रहा हमारा, तब तो ये क्या होगा, तब तो आप मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसमें कई, इसमें 10 नंबर्स हैं, नेम है मेथोडोलॉजी के अंदर, वो हेडिंग्स हैं जो आपको मेंशन करनी होती है, लेकिन वो वही लोग करेंगे जब एक्सपेरिमेंटल पेपर्स राइटिंग करेंगे तब, और नहीं किया है तो मेथोडोलॉजी का आपको यूज़ नहीं करना है। अब आते हैं रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स भी वही लोग दिखाएंगे जिन्होंने मेथोडोलॉजी यूज़ की है। डिस्कशन इंटरप्रिटेशन भी वही दिखाएंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट वर्क किया है, लेकिन जो कंक्लूज़न है वो सभी दिखाएंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं भी किया है। तो जिनका एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं है वो प्रॉपर क्या क्या दिखाएंगे यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, और फिर नीचे कंक्लूज़न दिखाएंगे जाकर, ठीक। इसमें भी अभी कुछ पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा सा आगे के हैं, उसमें सजेशन वगैरह और है, ठीक। तो वो जब लिखेंगे तब, अभी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमारे यही है। अब देखते हैं, तो ये हमने क्या देखा, एक फॉर्मेट देखा है पेपर राइटिंग का। अब इसमें हमें और क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने जैसे पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी के दौरान उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, तब तो वो मेथोडोलॉजी के साथ पेपर राइटिंग करेंगे। जो अभी नहीं कर रहे हैं या अभी कोई काम नहीं किया है, अब उन्हें पेपर लिखना है, तो वो क्या करेंगे कि जैसे अभी हमने बोला कि इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ऑन जनरल एंजाइटी रिलेटेड टू टीनेजर्स या एडोलसेंट्स। तो जब ये हमने टॉपिक लिया, तो इस टॉपिक पर अभी हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, क्योंकि हमने अभी कुछ वर्क किया नहीं है बाहर। तो जब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम जिन जिन लोगों ने अभी तक काम किया है उनके रिव्यूज़ दिखाएंगे कि कितने लोग इस टॉपिक से संबंधित काम कर चुके हैं या इस समस्या से संबंधित काम कर चुके हैं, तो उनका रिजल्ट कैसा रहा, ये हम दिखाएंगे पेपर में अपने। तो अभी जितने लोग यहाँ पर हैं, अभी हम कुछ पेपर्स भी आपको शेयर करेंगे, उसको भी प्रॉपर देख लेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल वर्क जिनका है वो उन पेपर्स का पूरा फॉर्मेट उठाएंगे जो हमने पूरा सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, और जिनका अभी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब क्या करेंगे, वो सब प्रॉपर जो ये वाला फॉर्मेट है जहाँ पर केवल हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कीवर्ड्स लिखने हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और लिटरेचर रिव्यूज़ पूरा देना है हमको, और उससे संबंधित मान लो कुछ और भी चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं अपने टॉपिक में कि भ्रामरी प्राणायाम क्या है, जनरल एंजाइटी क्या है, एडोलेसेंट एज जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, और लास्ट में एक कंक्लूज़न देंगे और सजेशन देंगे। वो प्रॉपर पेपर राइटिंग जब करेंगे तब वहाँ बताना होगा। अब देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर आते हैं रेफरेंस। रेफरेंसेस में देखेंगे इसमें क्या है, ये रेफरेंसेस हमारे कंक्लूजन के बाद का है। तो रेफरेंसेस में हम लोग जो कुछ भी अपने पेपर में लिखते हैं, ठीक, सपोज करके आपने पेपर में, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने एक मेरा एग्जाम्पल उठाया कि 2017 में डॉक्टर ममता द्विवेदी ने ये रिसर्च की है
हमारे टॉपिक से संबंधित है, तो उसको अपने रिव्यूज़ में दिखाया जाकर। अब क्या होगा कि वो तो रिव्यूज़ में आपने वहाँ नाम दिया मेरा और टाइटल के साथ रिजल्ट के साथ डिफाइन कर लिया। अब आपको जब रेफरेंस देंगे यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस कैसे मेंशन करते हैं? एड्रेस में मेरा नाम आएगा और उसका एक तरीका है, अभी उसमें उसके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे। वो जैसे सिंपल आप डॉक्टर ममता द्विवेदी लिखते हैं ऐसे नहीं लिखेंगे वहाँ पर, ठीक। उसका पैटर्न पूरा चेंज है, तो वो उसमें फॉर्मेट कई हैं, लेकिन जो इंडिया में यूज़ होते हैं वो हमारे जो हम लोग के यूजीसी के रिलेटेड है। तो वहाँ पर एक एपीए स्टाइल है और एक एमएलए स्टाइल है। तो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो एपीए स्टाइल यूज़ करते हैं, एमएलए कुछ जगह यूज़ किया जाता है, सभी जगह यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हमारा रेफरेंस है वहाँ पर हमने जो मेरा टॉपिक था, यहाँ पर मेरा एड्रेस डालते समय मेरा नाम आया, एड्रेस आया। एड्रेस का मतलब कि जो टॉपिक है उसको मेंशन करेंगे, ये पीएचडी कब हुई उसको मेंशन करेंगे, और ये किस जर्नल में मेरा पेपर गया था उसको मेंशन करेंगे, ठीक। कब और कब पब्लिश हुआ, कौन सा पब्लिकेशन है, उसके साथ पूरा मेंशन करेंगे, और जिस जर्नल में हुआ था उस टाइम पर उसका वॉल्यूम नंबर, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो उसको जब आप देखेंगे, बस हमने रेफरेंस का मतलब है जो कुछ भी हमने जहाँ जहाँ पर किसी डेटा का, मान लो WHO का आपने डेटा उठाया कि अभी टीन एज में जो जनरल एंजाइटी की समस्या है वो कितना बड़ा रूप ले चुकी है, या वो कितना है। मान लो आपने देखा कि 5 में से 1 बच्चा जनरल एंजाइटी का शिकार हो रहा है, तो वो जो WHO का आपने, क्योंकि सबको पता है WHO का जो सर्वे होता है वो 10 साल बाद हो रहा है, ठीक है। तो आपको, यदि आपने वो डेटा रिसेंट में उठाया, अभी 2021 का उठाया, तो 2021 का उठाया, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर WHO को मेंशन करते हुए 2021 कौन सा लिंक है, इंटरनेशनल लिंक ओपन किया है आपने या डायरेक्ट उठाया, वो सब कुछ मेंशन करना होता है। क्योंकि यदि आपने प्रॉपर मेंशन नहीं किया, एड्रेस नहीं दिया, तो फिर आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी थीसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक। जैसे मान लो हम लोग सारा सामान, आपका मेरे से कम्युनिकेशन पूरा है, आपने हमें कहीं से सामान भेज दिया, लेकिन आपने कितना भी अच्छा सामान भेजा हो, लेकिन आपने मेरा एड्रेस सही नहीं डाला, तो सामान हमारे तक नहीं पहुंचेगा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे चेक करने के लिए यूजीसी के नॉर्म्स सारे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आप कुछ भी करेंगे तो उसको चेक कर लिया जाए। प्लेगरिज्म क्या है, उससे पूरे चीज़ों को चेक कर लिया जाता है कि कितना किसका है, और यदि आपने बहुत ऑथेंटिक रिसर्चर का मैटर उठा लिया है और उससे परमिशन नहीं ली है, तो फिर वो क्लेम भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम लोग लिखते हैं, कई बार आप देखेंगे, सर्च करेंगे मैटर, तो वहाँ पर रिसर्चर्स के बारे में आता है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको लग रहा हो कि काफ़ी मैटर हम इनका उठाने वाले हैं और बहुत ऑथेंटिक रिसर्च है, मेरे से मैच कर रही है और हमको बहुत अच्छे आइडियाज़ इनकी रिसर्च से मिल रहे हैं, तो हमको क्या करना होता है कि हम उनसे एक बार परमिशन ले लेते हैं। अगर फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो फ़ोन नंबर से बात करेंगे, नहीं तो फिर उनको मेल करके परमिशन लेते हैं कि हम आपका मैटर यूज़ करने जा रहे हैं और हम आपको प्रॉपर मेंशन करेंगे अपने रेफरेंस में कि हमने ये मैटर आपका यहाँ उठाया है, तब ये आपको ये ऑथेंटिक माना जाता है। अदरवाइज़ फिर इस समय सज़ा होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि पहले एक टाइम था कट कॉपी पेस्ट हो जाता था, अब ये नहीं होता है, ठीक है। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिसर्च क्या है, आप सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च वाला वर्क है ये आप पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं ये एक ऐसा वर्क है जिससे आप हट जाएंगे, ठीक है। और कठिन कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि एक 100% डेडिकेशन चाहिए, तो ही आप इसको समझ कर करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो रेफरेंस में क्या है, हमें और सपोज करके रेफरेंस आपने उठाया है, चित्त प्रसादन उठा लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि आपने किसी की नहीं उठाई और आप उठाएं, हमने चित्त प्रसादन मेंशन किया है तो हमने भी योग दर्शन बुक से ले लिया,
आपने भी कर दिया, दिव्या ने भी कर दिया, और जितने लोग हैं सबने चित्त प्रसादन लिया है, तो मेंशन तो महर्षि पतंजलि को ही करेंगे हम। ठीक है, तो वो जो उस तरह का उठाएंगे तो हम वहाँ बुक का नेम, पब्लिशर्स, पब्लिकेशन सबके साथ मेंशन करेंगे और कब वो पब्लिश्ड हुई है। ठीक, और वो तो ऐसे जैसे मान लो किसी की डेफिनेशन है WHO की, तो डेफिनेशन क्या है, कोई भी उठाएगा। WHO की डेफिनेशन तो सबके लिए सेम है। तो जब भी कोई पेपर लिखते हैं तो 10 मीन्स 100 में से 10% आपको रिलैक्सेशन मिलता है। किस लिए मिलता है कि 10% जो चीज़ें आपकी ऑथेंटिक हैं, बुक फॉर्मेट में है, श्लोक में है, या डेफिनेशन के फॉर्मेट में डिज़ाइन की गई हैं, लिखी हैं, उनका 10% आपको कट किए, मतलब उसको नॉर्मल नहीं लिया जाता है। उसको 90% में 10% रिलीफ है आपके लिए कि आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने जो डेफिनेशन बनाई नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को रिलैक्सेशन है। लेकिन बाकी का जितना कुछ भी मैटर होगा उसमें हम किसी की परमिशन लेंगे या उसका प्रॉपर एड्रेस मेंशन करेंगे, और उसके बावजूद भी उसने जो कुछ लिखा है यदि हम उसमें से कुछ चेंज करके अपना ऐड कर सकते हैं कि उससे हमने आइडियाज़ लिए, लेकिन अब हमने सब कुछ अपना ओपन किया है, अपने मन से लिखा है, तो फिर वो सब हमको ध्यान में रखना होगा। नहीं तो प्लेगरिज्म के अंदर आ गए तो आपका कोई भी काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, कोई करेक्शन में जाएगा ही नहीं। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर अब लिख कैसे रहे हैं। ये तो हमने एक ब्रीफ फॉर्मेट देखा, अब प्रॉपर फॉर्मेट देखते हैं। पेपर राइटिंग का भी, लगभग थीसिस का भी यही फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल पेज। टाइटल पेज क्या है, टाइटल पेज, टॉपिक, रिसर्च टॉपिक सब सेम है जो हमारी, और या प्रॉब्लम्स। ठीक, तो प्रॉब्लम्स, टॉपिक्स, टाइटल सब सेम है, एक सिनोनिम्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, टॉपिक क्या है हमारा। फिर उसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे 150 to 250 वर्ड्स का, जिसमें हम पूरे पेपर में जो कुछ लिखा है उसका हमने एक कंक्लूजन निकाल के एब्स्ट्रैक्ट में दिखाया है। फिर ब्रीफ बैकग्राउंड लिखेंगे, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट, सॉरी ब्रीफ बैकग्राउंड, ये सब कहाँ लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिख रहे हैं। अभी ध्यान रखेंगे, अभी इंट्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर, पहले टाइटल पेज लिख लिया, अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिख रहे हैं वो यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ब्रीफ बैकग्राउंड क्या लिखेंगे कि हमने इस टॉपिक को क्यों लिया है, बस 2 लाइन में मेंशन करना है। इसके बाद रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे। रिसर्च क्वेश्चन वही टॉपिक से संबंधित, कि ब्रीफ बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड का मीन्स ये समस्या क्या है, क्वेश्चन में क्यों ली है हमने, वो रिसर्च क्वेश्चन टॉपिक का नेम हो गया। इसके बाद मेथड्स लिखेंगे कि अपनी समस्या के समाधान के लिए हमने कितने बच्चों को लिया, किस स्कूल से लिया, किस कॉलेज से लिया, किस उम्र के बच्चों को लिया, ये बच्चे मेल हैं, फीमेल हैं, या ये बच्चे रूरल एरियाज़ के हैं या अर्बन एरियाज़ के हैं, हैंडीकैप्ड हैं या नॉर्मल बच्चे हैं। ये सब कुछ हमें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करना होता है। इसका भी मेथड है, जब आप देखोगे बताने में इतना बड़ा लग रहा है, लिखने में 3 लाइन में लिख जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें कहाँ यूज़ करना है, मेथड्स में। फिर हमने वहाँ पर हमें ये भी दिखाना होगा कि जो भी हमने भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी कुछ हमने काम किया, बच्चों की एंजाइटी को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सपोज कराया, तो उसको कितने दिन कराया, और कितने दिन के बाद जब हमने डेटा लिया दोबारा तो उसके रिजल्ट्स क्या रहे। तो ये सब मेथोडोलॉजी में हमने क्या क्या काम किया वहाँ ये प्रेजेंट किया 3 लाइन में। फिर रिजल्ट्स में हम दिखाते हैं, रिजल्ट्स इसमें होता है 0.5 होता है, 0.1 होता है। तो 0.1 का मतलब होता है 100%, जो हमारे PhD और पेपर का रिजल्ट होता है। 0.1 का मीन्स हो गया 100% रिजल्ट आया है, और 0.5 का मीन्स हो गया 95% रिजल्ट आया है। ठीक है, ये कहीं पर भी आप देखेंगे इसका मीन्स यही होता है, थीसिस या मतलब जो पेपर फॉर्मेट है वहाँ पर। उसके बाद आप एक कंक्लूज़न लिखेंगे कि हमारा जो मिशन था वो सब सफल रहा। कंक्लूज़न में लिखेंगे कि जो हमने टॉपिक लिया वो फ्रूटफुल रहा। बस इतना, ये सब हमें कितने शब्दों में लिखना है, 150 से 250 शब्दों में लिखना है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, पहले एब्स्ट्रैक्ट के बारे में देखा कि जो 150 से 250 वर्ड्स हैं
क्योंकि अब देखिए अभी हम लोग टॉपिक में भी वही पढ़ रहे थे, नीचे भी इंट्रोडक्शन के बाद, और हमने क्या कहा था, जो हमारा पेपर का की हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को शॉर्ट फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट में कवर किया जाना है। क्योंकि पेपर का एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है या ब्रीफ एक जो हमें परिचय कराना है किसी को लिख करके कि हमने क्या पेपर में लिखा है, तो वो पूरा हम कहाँ परिचय दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में दे रहे हैं। तो वहाँ पर हमने सब कुछ बता दिया। अब आते हैं हम लोग फिर से कीवर्ड्स। तो अब हम लोग ने ऊपर देखा ही था, ऊपर देख रहे थे तो हमने डायरेक्ट क्या देखा था, एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर कीवर्ड्स लिखे, फिर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। ये प्रॉपर हेडिंग्स थी हमारे पेपर की। अब हमने नीचे क्या देखा अभी कि अब हम जब पेपर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने टाइटल पेज लिखा, फिर एब्स्ट्रैक्ट जो लिख रहे हैं उसके अंदर क्या लिखना, ऊपर हमने एब्स्ट्रैक्ट केवल लिखा है, अब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखना है वो मेंशन किया है। तो ब्रीफ बैकग्राउंड हमने देखा, फिर रिसर्च क्वेश्चन सब लोग ध्यान में रखेंगे, या तो टॉपिक का नेम रिसर्च क्वेश्चन होता है, उसी को प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है, ये ध्यान रखें, ये अलग नहीं है, नहीं तो रिसर्च क्वेश्चन का मीन्स कुछ और समझ आए। रिसर्च क्वेश्चन का मीन्स है टॉपिक का नेम। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में अभी ऑलरेडी हमने बोला था कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, नीड ऑफ स्टडी है, कि हमने क्यों टॉपिक को चूज़ किया है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और किस लिए चूज़ किया है, और अभी आज इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि हम ये सब किसके आधार पर नीड ऑफ स्टडी दिखा रहे हैं इंट्रोडक्शन में, जो हमारा ग्लोबल सिनेरियो है समस्या का, फिर हमारी कंट्री का, फिर हमारे स्टेट का, फिर हमारे सिटी का, और फिर हमारी टाउन का, फिर हमारी फैमिली का, आसपास के लोगों का। मतलब नीचे से ऊपर कह सकते हैं या ऊपर से नीचे। तो जब अपने रिसर्च राइटिंग में कुछ भी मेंशन किया जाता है तो हमेशा बड़े से छोटे पर आते हैं। ठीक, इवन हम लोगों को जैसे मान लो सपोज अभी 5 लोग हैं यहाँ पर, अपर्णा मैम हो गए, मोनिका मैम हो गए, रचना जी हो गए, दिव्या हो गए, हम हो गए, ठीक, और हेमलता मैम, ऐसे किसी को 5 लोग को ले लिया। इसमें से आपने सबने भ्रामरी प्राणायाम पर काम किया है, आपने सबको का रिव्यूज़ देना है। तो सबसे पहले मान लो हमने काम किया है 15 में, हेमलता मैम ने 16 में, अपर्णा मैम ने 17 में, दिव्या ने 19 में, मोनिका मैम ने 20 में। ठीक, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले 15 को मेंशन करोगे। अब गलत हो गया, ध्यान से नहीं सुना सबने। हमने कहा था ऊपर से नीचे, इसका मतलब हुआ जो रिसेंट में है तो सबसे पहले मोनिका मैम को लिखेंगे जो 20 में काम किया है। जैसे अभी हम लोग समस्या दिखा रहे हैं करंट में, तो हम लोग अभी का दिखाएंगे ना कि अभी ग्लोबल सिनेरियो क्या है आज का। ठीक है, तो मतलब जो अभी है उसको पहले, फिर उसके पहले का उसके बाद, उसके पहले का उसके बाद। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 15 में हमने काम किया था, लास्ट में मोनिका मैम ने काम किया, तो मोनिका मैम से नीचे मेरी तरफ आएंगे 15 की तरफ। ठीक, जैसे अभी डेटा जब प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ग्लोबल करेंगे या WHO का, ये सबको पता है ना, ग्लोबल का मीन WHO कनेक्ट हो रहा है उसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो हेल्थ की सारी समस्या वर्ल्ड से उसी से कनेक्ट हो रही है, तो ग्लोबल में WHO का हो गया। फिर ग्लोबल WHO के बाद फिर हम कहाँ लेंगे, इंडिया का लेंगे। ठीक, फिर इंडिया के बाद कहाँ का लेंगे, जहाँ हम हैं, हम मान लो कानपुर यूपी में है तो हमने इंडिया के बाद यूपी का उठा लिया। फिर यूपी में भी कहाँ करेंगे, अब यूपी में हम कानपुर से हैं, हमने कानपुर ले लिया। ठीक है, अब कानपुर में भी हम और नीचे जाना चाहें तो और नीचे जा सकते हैं। तो जब भी डेटा उठाएंगे तो ऊपर से नीचे लेंगे, जितनी भी डेट्स मेंशन करेंगे वो हमेशा जो अभी की हैं उनको पहले करेंगे, जो जितना पहले का है उसको नीचे करते जाएंगे। ठीक, ये वहाँ पर पूरा एक फॉर्मेट डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि काम किसी ने मान लो कि हमने 15 में किया है, मोनिका मैम ने अभी 20 में किया है,
या रचना जी ने 25 में किया है तो अब हम पहले 15 लिख देंगे, नहीं, पहले रचना जी का वर्क दिखाएंगे, फिर मोनिका मैम का दिखाएंगे, फिर मेरा दिखाएंगे। मतलब पहले जो डेट अभी रिसेंट को टच कर रही है उसको पहले लेंगे, फिर उसके नीचे नीचे कनेक्ट करते जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बाकी ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, उसको फिर आपको सुन, क्योंकि ये देखो, ये जो कुछ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा सबके लिए नया है, थोड़ा नहीं, शायद पूरा नया है, थोड़ा तो कम कहेंगे, पूरा नया है। तो इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप अभी समझोगे या आज समझोगे तो आज ही पूरा समझ में, हाँ समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आए, बाकी हम इस पर क्लासेस लेंगे। अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट भी वही है। रिसर्च में जब भी टॉपिक का नेम नीड ऑफ स्टडी के बाद लिखते हैं तो रिसर्च टॉपिक नेम नहीं लिखा जाता, स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसलिए कभी भी आपसे पेपर में स्टेटमेंट पूछा जाए, थीसिस में स्टेटमेंट पूछा जाए, इट मीन्स क्या है, रिसर्च टॉपिक नेम है। क्वेश्चन पूछा जाए तो रिसर्च टॉपिक नेम है, ये सब ध्यान में रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आते हैं 5th नंबर, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमने बताया कि हम अपने काम को कैसे करेंगे, कैसे करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है हमारे काम का, कैसे उसको पूरा करेंगे, वो सब ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करेंगे। इसमें एक हाइपोथेसिस भी है लेकिन वो मेथोडोलॉजी के अंदर है, इसलिए उसको वहीं अंदर मेंशन किया, यहाँ पर प्रॉपर मेंशन नहीं किया। फिर 6 नंबर में लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू शायद आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि जितने लोगों ने, हमने अभी बोला 15 से लेकर 26 तक काम किया गया है, किसी हमारे टॉपिक से संबंधित लोगों ने काम कर रखा है, तो उनके नाम लिखेंगे और उनके टॉपिक के नेम और उन्होंने जो काम किया उसको रिजल्ट के साथ 3 से 5 लाइन में लिटरेचर रिव्यू एक व्यक्ति का लिखते हैं। फिर उसका प्रॉपर एड्रेस कहाँ मेंशन करते हैं, रेफरेंसेस में जाकर। ठीक, जितना कुछ भी हम लोग डेट के साथ, टाइम के साथ जो भी मेंशन करेंगे, सभी का प्रॉपर एड्रेस रेफरेंस में लिखा जाएगा। ठीक, और जो तरीका है रिव्यूज़ का, फिर वही कि जो जितना रिसेंट में काम हुआ, 15 से 26 है या 25 है तो 25, 4, 23 ऐसे हम लोग उसको मेंशन करेंगे रिव्यूज़ में, जो भी हमने लाइंस जहाँ से लिए। फिर देख रहे हैं 7th नंबर, मेथड्स है जो हमारा, एक अपन सब लोग रुके, बस थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके आ जाए, फिर अपने अपना सब कुछ नोट करके रखिए, सबका उठाएंगे क्योंकि अभी सबके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मेथड्स जो हमारा, वही जो मेथोडोलॉजी है वही मेथड्स है यहाँ पर। ठीक है, उसको अलग नहीं है। इसके अंदर एक हाइपोथेसिस होती है, उसको अपने शब्दों में लिखना चाहे तो लिख ले, अदरवाइज जब अभी नेक्स्ट क्लास लेंगे तब उसको वहाँ डीप में समय। हाइपोथेसिस का मीन्स क्या होता है, परिकल्पना। जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होंगी उनमें हाइपोथेसिस का होना मस्ट होता है। ठीक, एक्सपेरिमेंटल वर्क में हाइपोथेसिस का होना मस्ट होता है। कल्पना और परिकल्पना में क्या अंतर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड हाइपोथेसिस। जो हमारा कल्पना है, कल्पना कुछ भी हो सकती है, कल्पना करके हम सो भी जाएंगे, लेकिन जो परिकल्पना है वहाँ पर वैज्ञानिक आधार होगा। ठीक, परिकल्पना में हमेशा वैज्ञानिक आधार होता है, जिसके रिजल्ट्स आना यस में या नो में होता है। और कल्पना में यस भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन परिकल्पना में यस और नो जरूर होगा। तो ऐसा कहा जाता है, देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले लें, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कल्पना करना बेकार है, तो आप बताओ कि दुनिया में जितने भी महान काम हुए हैं ये किसी की कल्पना ही तो परिकल्पना में चेंज हुई है। लेकिन जैसे अभी हम लोग ने सोचा कि हम लोग भी धीरू भाई अंबानी की तरह बन जाएं, तो ये हम लोग की कल्पना है कि परिकल्पना है? कल्पना कल्पना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी वक्त ऐसे लोग होंगे जो धीरू भाई अंबानी बनने के बारे में सोच रहे और बन भी जाएंगे कुछ सालों के बाद। तो कल्पना सबकी थी, लेकिन जिसने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लिया उसके लिए कल्पना किस में बदल गई, परिकल्पना में बदल गई। ठीक, तो इसलिए प्रत्येक कल्पना परिकल्पना नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिकल्पना के पीछे कल्पना का होना निश्चित है। ठीक है, सभी कल्पनाएं
परिकल्पना नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी परिकल्पनाओं के पीछे एक कल्पना या इमेजिनेशन होना आवश्यक है। बिना इमेजिनेशन के कोई भी हाइपोथेसिस को मेंटेन नहीं कर सकता है। इतनी बात शब्दों में समझ में आ गई, ठीक? क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा इजी मोड में समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जितना भी हाइपोथेसिस क्या है, जितना जो लोग भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे उनको हाइपोथेसिस मेथोडोलॉजी लिखना मस्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हाइपोथेसिस किनको लिखना है, किनको नहीं लिखना है। पेपर राइटिंग, मान लो अभी आपने नेट किया है या नेट नहीं भी है, तब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने पेपर अपना लिख रखा है, पेपर का आपको वेटेज मिलने वाला है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो पेपर है, पेपर राइटिंग या थीसिस में हाइपोथेसिस कहाँ लिखी जाती है। तो हाइपोथेसिस हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होगा वही लिखी जाती है, ठीक? हाइपोथेसिस ऐसा नहीं कि जहाँ पर हम सिंपल वर्क कर रहे हैं, कोई हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो भी हम लिखें, ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद डिस्कशन इंटरप्रिटेशन, तो जहाँ हाइपोथेसिस मेथोडोलॉजी लिखी जाएगी वहाँ डिस्कशन इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। और जो हम लोग सिंपल पेपर लिखेंगे, जिन लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो उनको मेथोडोलॉजी, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन ये सब नहीं लिखना है। बहुत क्लियर समझते जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग कंक्लूज़न में। कंक्लूज़न में ओवरऑल हम लोग केवल एक रिजल्ट बता देते हैं कि जो काम था वो हमने जिस तरह से करने का चुनाव किया था या हमने सोचा था वैसे वो काम पूरा हो गया। इसके बाद इसमें अभी आप लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी अभी कुछ चीज़ें हमें नेक्स्ट क्लास में करवानी। कंक्लूज़न के बाद सजेशन भी दिए जाते हैं कि और क्या अच्छा हो सकता था। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, वो कंक्लूज़न के साथ ही सजेशन कनेक्ट हो जाता है। फिर रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी का मीन्स है जो हमने नेट से, इंटरनेट से या जर्नल से जो हमने एड्रेस उठाए हैं वो मेंशन करेंगे, और जो हमने बुक से मैटर उठाया है उनको, मतलब जहाँ कहीं से भी हमने अपने मैटर को लिया है उनका एड्रेस हम लोग रेफरेंसेस में डालेंगे। तो इसको दोनों नामों से समझते हैं, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। अब देखते हैं रेफरेंस स्टाइल क्या है। ये भी आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका जो फर्स्ट पेपर देते हैं नेट JRF वाले, वहाँ इन सब की नीड होती है। इसमें है APA। APA क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फिर है MLA। MLA क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो हम लोग जो पेपर लिखेंगे वो सब किस में लिखेंगे? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, अभी देख लें। अब एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले, नहीं तो इसको हम भेज देंगे। ये देखेंगे एक्सपेरिमेंटल पेपर जो हैं उनको सर्च कैसे करते हैं। हमने वो सर्च करके ऐसे प्रॉपर दे दिया है उसका लिंक। जैसे हमें लिखना है, हमें पेपर अपना देखना है, तो हम लोग कोई भी अपना टॉपिक है तो उससे रिलेटेड कैसे देखेंगे। हमने ऊपर क्या लिखा है? द इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ एमंग एम्प्लॉयज़ 8 and 16 वीक, 8 to 16 वीक इन्वेंशन स्टडी है। इसको हमने कहाँ से लिया है उसका ये HTTP करके प्रॉपर एड्रेस। जैसे ही आप इसको अपने गूगल पे डालेंगे, जाकर क्लिक करेंगे, पूरा पेपर ओपन हो जाएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पेपर, अब एक छोटा सा अपना एक एग्जाम्पल के लिए अपने पेपर में एक एग्जाम्पल लिखिए, जो भी पेपर पेन से लिखिए। जैसे मान लो अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि इफेक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम ऑन जनरल एंजाइटी रिलेटेड टू एडोलसेंट। तो जब आपको ऐसे कुछ देखना हो तो आप क्या लिखोगे? आपको पेपर देखना है अपने से रिलेटेड, तो कैसे सर्च करोगे? हमेशा एक कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे तो आपको रिसेंट पेपर नज़र आएंगे, नहीं तो फिर आप बस देखते रहो। उसमें लिखो रिसेंट रिसर्च पेपर, रिसेंट रिसर्च पेपर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। दिस टॉपिक का मतलब आपका टॉपिक,
नहीं, जब आप ऐसे करके आप पहले ही लिख दोगे तो आपको रिसेंट पेपर दिखाई देंगे जो अभी स्टडी हुई है। और रिसेंट का मतलब जब भी पेपर हम लोग लिखते हैं तो पेपर में जितना रिसेंट की स्टडी दिखाते हैं उतना पेपर ऑथेंटिक दिखता है कि हम सच में हमने कुछ काम किया है। तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए, यदि 26 में हम अपना पेपर लिख रहे हैं तो इसका मीन्स है कि हम बिफोर 5 ईयर्स बैक जाएँ, 5 साल तक के पेपर्स उठाएं। बहुत बड़ा पेपर है तो 10 ईयर्स ले सकते हैं, अदरवाइज 5 साल पहले तक के ही पेपर्स को हम उठा ले तो बहुत अच्छा रहेगा ना। कभी कभी कुछ टॉपिक्स पर बहुत कम काम होता है तो बिफोर 10 ईयर्स बैक भी आप जा सकते हो। तो पहले हमने एक दिया है पेपर जो एक्सपेरिमेंटल पेपर, कैसे उसका लिंक शेयर किया है, और एक थ्योरेटिकल पेपर का लिंक शेयर किया। देखो थ्योरेटिकल पेपर कैसे है, अब इसके बीच में जरा सब ध्यान से देखेंगे। दोनों टॉपिक दिख रहे हैं, और थोड़ा टाइम हो गया। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये जो टॉपिक है ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटल पेपर का और थ्योरेटिकल, इसकी ऊपर वाली लाइन पढ़िए और जरा अपने आप से देखिए कि इस पर क्या समझ में आ रहा है। जब एक्सपेरिमेंट कैसे समझ में आता है, जहाँ पर टॉपिक में समस्या भी हो, इफेक्ट दिखाने की बात की जा रही हो, प्रभाव, या उसमें टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया जा रहा हो, तो अपने आप से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि पेपर एक्सपेरिमेंटल है। ठीक, दूसरे में देखेंगे, सेकंड वाले में रिसर्च ऑन योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक, रिसर्च ऑन योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट बिब्लियोमेट्रिक ट्रेंड्स फ्रॉम 2000 to 24। ठीक, 2000 से 2024 के बीच में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, तो ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखेंगे। यहाँ पर भी डेट है, लेकिन ये डेट वो नहीं, ये वो डेट है जो एक टाइम प्रेजेंट करी, कब से कब तक स्ट्रेस कहाँ कैसा रहा है। ये अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और या इसको भी आप हटा दो, केवल आप आगे वाले को देख लो तो और इजी हो जाएगा। अभी अंदर जाओगे तब पढ़ के देख लोगे तब सही। रिसर्च ऑन योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो जब रिसर्च ऑन योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट लिखा है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक हुए आपके, जिसमें ना कोई टाइम है, न समस्या और समाधान का कोई कॉज इफेक्ट नहीं दिखाया जा रहा है। जहाँ पर कॉज और इफेक्ट नहीं होंगे वहाँ समस्या, जो हमारी रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी। जहाँ कॉज और इफेक्ट्स होंगे वहाँ समस्या, जो टॉपिक है या जो रिसर्च है वो कैसी होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी। चाहे वो रिसर्च का टॉपिक हो, वो पेपर में हो, आर्टिकल में हो, या फिर हमारे थीसिस में हो। इतना लगभग क्लियर है सबको? ठीक, नहीं भी है तो कुछ उसको ऐसा नहीं मानना कि हम ये सोचें कि आज ही आपको केवल 1% से 2% समझ में आया तो हम समझ लेंगे आपका दिमाग बिल्कुल खुला है। अब देखते हैं अपने पेपर हम देखेंगे कहाँ कहाँ। ठीक है, पेपर हम कहाँ कहाँ देखेंगे वो देखते हैं। जर्नल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एक बार देखते हैं। इतने ये हमने अथेंटिक नेम चूज़ किए। हमने क्या, जितने लोग भी रिसर्च करते हैं बताते हैं वो सब लोग यही चूज़ करते हैं। और भी कुछ नेम है लेकिन ये लगभग सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाले प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहले है गूगल स्कॉलर। गूगल पर भी हैं लेकिन उसमें हर समय सही प्रॉपर नहीं ओपन होते हैं पेपर या थीसिस हमारी। तो सबसे पहले है गूगल स्कॉलर, फिर साइंस डायरेक्ट, रिसर्च गेट, सेज, पबमेड, स्प्रिंगर, डोस, स्कोपस, केवल धाम लोनावाला से भी, पुणे से, वहाँ से भी एक जर्नल पब्लिश होता है। इसके बाद है ऑल थीसिस कैन बी चेक्ड फॉर सर्च्ड इन शोध गंगा। ऑल सिनॉप्सिस कैन बी चेक्ड और सर्च्ड इन शोध गंगोत्री। जितने भी हमारे अभी तक 2 लाख से 2 लाख तो काफ़ी दिन पहले का रेशियो था, 2 लाख से अधिक जो अभी इंडिया की जो रिसर्चेज, ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं, वो कहाँ देखी जा सकती हैं, शोध गंगा पर। वहाँ पर एक प्रॉपर तरीका है, उन सबको हम एक 1 by 1 वीक में या 10 डेज में जब भी क्लास लेंगे तब बताएंगे। क्योंकि शोध गंगा में भी आप जैसा सोच रहे वैसे नहीं मिलेगा, उसमें एरिया वाइज, टॉपिक वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, तब वो हमारा मैटर ओपन होगा।
जो भी हम टॉपिक देखना चाहते हैं। फिर क्या, जितनी हमारी सिनॉप्सिस हैं वो कहाँ देखी जा सकती हैं, शोध गंगोत्री में, ठीक है। क्योंकि थीसिस का, जैसे हमारे पेपर का राइटिंग लिखने का एक सबसे अच्छा पैटर्न, या उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहाँ देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में देखते हैं, वैसे ही थीसिस का शॉर्ट फॉर्म सिनॉप्सिस है। थीसिस का शॉर्ट फॉर्म सिनॉप्सिस, मतलब थीसिस में जो कुछ काम होने वाला है वो सब सिनॉप्सिस में दिखता है। सिनॉप्सिस 2 बार लिखी जाती है। थीसिस राइटिंग से पहले सिनॉप्सिस लिखी जाती है, फिर जब थीसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सिनॉप्सिस को दोबारा, जो काम पहले कंप्लीट नहीं हुआ था तो कंप्लीट होने वाले काम को दोबारा सिनॉप्सिस में मेंशन किया जाता है। अब देखते हैं, बस एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, फिर आपकी बात पर आते हैं। अब जब हम लोग थीसिस राइटिंग लिखते हैं या कभी कुछ मैटर भेजते हैं तो क्या क्या फॉर्मेट है उसका। सबसे पहले प्रपोजल लिखते हैं। प्रपोजल हमारा एक केवल ये बताना है कि हम क्या काम करेंगे और क्यों करेंगे। फिर वो सिनॉप्सिस लिखी जाती है जब आरडीसी होने वाली होती है। ये सब कब है, जब आप पीएचडी में इनरोल्ड हो रहे हैं। तो सिनॉप्सिस आपकी सबमिट होने के बाद आप पीएचडी के लिए प्रॉपर इनरोल हो चुके हैं। फिर है थीसिस, फिर थीसिस लिखी जाएगी। थीसिस आपकी तभी सबमिट होगी जब आपके 2 पेपर आपके कहाँ प्रेजेंट हो, 2 पेपर राइटिंग रिलेटेड टू यूजीसी के लिस्टेड जर्नल, डबल पीयर रिव्यूड जर्नल, नेशनल जर्नल एंड इंटरनेशनल जर्नल। इनमें से ये आपके 2 पेपर जब पब्लिश्ड हो जाएंगे थीसिस वाले टॉपिक से संबंधित, तभी आपकी थीसिस सबमिट होगी पीएचडी अवार्ड होने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या जमा करना है। जब थीसिस आपकी जमा होती है तो उस समय आपको एक सिनॉप्सिस दोबारा जमा करनी होती है, थीसिस जमा करनी होती है, 2 पेपर्स सबमिट करने होते हैं और उसमें समरी सबमिट करनी होती है। और फिर उसी में अपेंडिक्स लगता है। अपेंडिक्स का मीन्स है जो कुछ भी आपने पेपर वगैरह लिखे हैं, जहाँ कहीं से परमिट लेटर लिया था, उन सबको यहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये था आपका आज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पेपर राइटिंग का। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। अब जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लीजिए। पहले तो ये बताओ कितने लोगों को बाउंस हो गया है। मैम बाउंस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैम ये पूछना था कि जो ये हम लिखते हैं हाइपोथेसिस, ये हम चाहे एक्सपेरिमेंट करें या नहीं करें हमें लिखनी तो होती है शायद। नहीं, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब 100% लिखनी होती है, ठीक। जब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखनी है हाइपोथेसिस, ठीक। फिर उसमें लिखनी वो दूसरे तरीके हैं, वो फिर जब कुछ चीज़ें और समझाएंगे वहाँ। अभी पेपर राइटिंग इन सब में उसको नहीं लिखना है हाइपोथेसिस को, ठीक। क्योंकि परिकल्पना का मीन्स है जब कोई काम करेंगे कॉज और इफेक्ट होना चाहिए। तो जहाँ कॉज और इफेक्ट दिखाएंगे वहीं हाइपोथेसिस को मेंशन करेंगे। और किसी का, अब किसी के भी कोई क्वेश्चन हो अब जल्दी से पूछ लीजिए। बोलेंगे पढ़ने में। दी आपने जो बताया था कि लिटरेचर रिव्यू में हम सेम जो भी टॉपिक हम चूज कर रहे हैं उसी टॉपिक पर किसने और क्या काम किया ये मेंशन करेंगे, और वो कहाँ पर चीजें हुई वो हम रेफरेंस में डालेंगे। तो किसने काम किया और क्या काम किया ये हम लिटरेचर रिव्यू में डालेंगे। हाँ, किसने काम किया है, मतलब अब वो सारे काम किससे संबंधित होने चाहिए, जो आप काम करने जा रहे हैं उससे सब। मान लो अभी आप लोग बच्चों पर काम करने जा रहे हो, बच्चों का एंग्जाइटी देख रहे हो और योग से देख रहे हो, और आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया केमिस्ट्री के फार्मूलाज, तो वो वहाँ गलत हो जाएगा। मतलब वो भी सही है, किसी ने उस पर भी रिसर्च किया है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं होंगी। मतलब किसने काम किया और क्या काम किया ये हम लिटरेचर रिव्यू में डालेंगे, और जो डिटेल्स होंगी वो हम सारी रेफरेंस में मेंशन करेंगे। डिटेल नहीं, इस ईयर में काम किया, डिटेल नहीं, हाँ डिटेल नहीं, एड्रेस कहेंगे पूरा। हाँ ठीक है, ठीक है, डिटेल तो दूसरी बात हो गई। एड्रेस का मीन्स हो गया कि इनका प्रॉपर एड्रेस क्या है जिनके बारे में हमने लिखा है, ठीक, वो हो गया। चलिए अब और जिसका भी अभी कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए।
क्योंकि आज बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है, ठीक है, जितना सरल हो सकता था छोटा हो सकता था, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से टफ है। हम पहले भी बता चुके हैं कि रिसर्च की बात जो हम लोग डेली पढ़ते लिखते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक। चलो रीमा जी, अब आप बताओ, कुछ एक दो पॉइंट समझ में आए कि कुछ नहीं आया? ये नहीं मैम, समझ आ गया, बट टॉपिक वो दो चीज है, कुछ तो बाहर से आए। अगर मेरा मन है कि मुझे रिसर्च बेस्ड ही करना है, कि एक टॉपिक घूम रहा है कि एग्रेशन लोग को लेकर। अब एग्रेशन में दो चीज आ जाती है, एक तो एंजाइटी, दूसरा स्ट्रेस, जिसकी वजह से लोग एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। और दूसरा जो मैं 6 साल से कर रही हूँ प्रैक्टिकल क्लासेस, तो बैक पेन, जहाँ पे मैं और क्या कर सकती हूँ, तो मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल पहले रेस्ट करेंगे कम से कम 10 डेज। रिसर्च का मीन्स है 100% क्लियर होना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। पहले व्हाट टू डू बस कर ले, क्या करें, ठीक। वहाँ कुछ हमें दो में चुनाव ही नहीं करेंगे, बिल्कुल अपना मन शांत करके रखेंगे कि किस में करना है। दुनिया में 1000 समस्याएं, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक। हमारी समस्या कौन सी है और क्या हम उस पर काम कर सकते हैं, उसी समस्या को लेंगे जिस पर हम काम कर सकते हो, उसके बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि आप कई जगह डिवाइड हो गए तो रीमा जी ये बहुत वास्ट विषय है, जितना आपको अभी लग रहा है सरल, इतना सरल है नहीं ये, ठीक। तो अभी क्या करना है, पहले सबके लिए, ये आपके लिए नहीं, सबके लिए है कि सब लोग बिल्कुल क्लियर होना है 100% कि हमें किस पर काम करना है। आप सब लोग केवल कल तक इतना ही डिसाइड कर लो कि हमें किस पर काम करना है, ठीक। हाँ बोलेंगे मैम, रिसर्च बेस्ड में कुछ इक्विपमेंट भी आती है, तो वो बहुत महंगे होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? क्या चीज़ रीमा जी? किसी ने बोला कि जो रिसर्च बेस्ड होती है टॉपिक, तो उसमें इक्विपमेंट्स आती है और जो बहुत महंगे होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें? आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी समस्या निकालिए, फिर हम आपको बता देंगे। आप केवल इतना क्लियर हो जाइए हमें काम कहाँ करना है, बस इतना। क्योंकि इस पर हम इसलिए बोलते हैं ना, हमें पता है, हम आपका जब आप बिल्कुल हाथ खड़े कर दो कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा, तब तो हम, मेरी काउंसलिंग मेरा एक विषय है, तब तो हम निकाल लें आपका। लेकिन पहले इसलिए हम आपको पूरा, रिसर्च का मीन्स है अपना इंटरेस्ट आता हो उस पर, तो हमेशा अच्छा लगेगा भविष्य में काम करना, और काम को करना है उसमें हम आपको सपोर्ट कर देंगे। बोलेंगे मीतम? मैम वही टॉपिक से रिलेटेड था कि कैसे उस चीज को मैं फाइनल करूं कि हाँ यही मेरे को करना है, उसमें कुछ हेल्प मिलती है या खुद से ही निकालना होता है? नहीं, उसमें हेल्प हम सब कर देंगे, केवल आपको ये चूज़ करना है। देखो सब लोग अपना अपना पेन उठा पड़े, ठीक, बिल्कुल क्लियर कर लो क्या क्या अपने टॉपिक पर ध्यान रखना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट कि हम किस पर काम करना चाहते हैं, मेल पर या फीमेल पर। पहले तो एक डिसाइड कर कि दोनों पर, ठीक, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। और यहाँ मेल फीमेल को और दूसरे साइड में लिखिए, ये मेल फीमेल बच्चों से संबंधित भी हैं, ठीक है, टीनेज वाले दोनों हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, फिर बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, सब आ गए मेल फीमेल में। अब ये नहीं कहेंगे कि मेल फीमेल में कौन, सब टोटल हो गए। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इनमें से, इनसे संबंधित कौन सी समस्या, ठीक, समस्या में भी बिल्कुल क्लियर होना है। स्ट्रेस भी कम से कम 100 क्या 1000 तरीके के स्ट्रेस हैं, कौन सा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस लेंगे इनका देखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम वाला स्ट्रेस, स्टेज वाला स्ट्रेस, रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस। क्लियर है मेरी बात? जब इतना स्पष्ट अगर बात समझ पा रहे हैं तो फिर आप काम को थोड़ा समझेंगे। इसके बाद फिर हमें क्या करना है कि ये हमने देख लिया, अब देखना है कि जो हमारा एक मेल फीमेल हो गया, और इसके बाद एज ग्रुप देखेंगे, किस पर, किस एज ग्रुप पर काम करना चाहते हो। नहीं, एज ग्रुप तो टीनेजर या ओल्ड एज में नहीं आ जाएगा, या पहले हम ब्रॉडली पहले ग्रुप को डिफाइन कर नहीं, लो और फिर एज ग्रुप स्पेसिफिक लिखा एज जाता दे दें। है, ये नहीं होता है। एज ग्रुप का मतलब है हमने 6 से 8 साल के बच्चों में किया, 12 से 14 में किया, 12 से 18 में किया, या हमने 25 से 35 साल के लोगों के बीच किया, या 20 से 25 साल के लोगों पर किया, या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन वालों पर काम किया, या डिफेंस में अभी जिनका सिलेक्शन हुआ उन पर काम किया। एज ग्रुप को
10 साल के बीच का हो सकता है, 2 साल के बीच का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, ऐसे देखा जाता है। ठीक, वो जितने अगर ओल्ड एज ले रहे हैं तो देखते हैं ना कि 60 to 65 ईयर्स वाले हैं। ठीक है, तो ये एज ग्रुप को जब रखते हैं तब हमारी रिसर्च का टॉपिक बनता है। फिर ये देख लिया, अब देखना है कि जो उनकी समस्या है वो क्या है प्रॉपर। जैसे अभी मैंने एक स्ट्रेस को बताया, ऐसे आप कोई भी चीज़ उठाएंगे, एंग्जाइटी भी उठाएंगे तो एंग्जाइटी केवल ये थोड़ी ना, जैसे अभी आप से हमने किसी से कुछ बात की, अब मेरा टाइम बढ़ रहा है, अब आप लोग देख लेना, जिसको लगे कि लीव करना है तो बाउंडेशन नहीं है कि बस 2 मिनट हम अपनी बात करेंगे कि एंग्जाइटी है, तो एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं है, आपने कहा एंग्जाइटी है, सिंपल बोल दिया एंग्जाइटी है, तो क्या आपको लगता है कि बस एंग्जाइटी बात पूरी हो गई? एंग्जाइटी किस लिए है, किस बात की एंग्जाइटी है? स्वास्थ्य ठीक नहीं उसकी एंग्जाइटी है, बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही उसकी एंग्जाइटी है, अपने रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही उसकी एंग्जाइटी है, फाइनेंशियल है, एंग्जाइटी भी तो हर चीज़ की हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी एंग्जाइटी है जिसको आप मेंशन करना चाह रहे हैं? अब इतना सब हो गया, फिर ये जो सारी समस्याएं हैं उनको कहाँ पर देखना चाह रहे हो? ग्लोबल, पूरा इंडिया में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी कारपोरेट सेक्टर में, कहाँ देखना चाह रहे हो? ये तो तब है जब आप एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, ये तब का है। लेकिन अभी जो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, इसी पूरे सिनेरियो को थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे जाकर। जो ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ, जैसे अभी हमने ये दिखाया था आपको। रिसर्च ऑन योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बस ये ध्यान में रखना है इस तरह से अपने काम को। तो सब लोग ऑनेस्टी से क्या देखना है सबसे पहले कि हमने जैसे जैसे बोला है उसको क्लियर कर। ठीक है रीमा जी, तब आप पेपर, अगर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हो गया, ये भी और ये भी, तो रिसर्च नहीं हो, पेपर नहीं लिखोगे आप फिर। ठीक है, पेपर लिखते समय जो हमने यस बोला है जिस पर, उसके आसपास फिर हम ध्यान नहीं देंगे, बस फिर अपने टॉपिक से संबंधित वहीं रुक जाएंगे, स्टे कर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए अपना अपना सब टॉपिक चूज करेंगे। अब आते हैं, हमने कुछ लोगों को बोला था पेपर राइटिंग के लिए, अब हमको ज़रूरत भी है, 15 के पहले शायद हो जाएगा। तो उसमें से थे मीता मैम, रचना जी, और कौन थे, मोनिका मैम 3 हो गए, सीमा मैम 4 हो गए, और दिव्या 5 हो गए। ठीक, अब बाकी के जो लोग हैं यदि वो इंटरेस्टेड हो कर सभी सकते हैं। ठीक है, उसमें जो, और ये क्या है आपको सबको बता दें, एक जर्नल है नेशनल लेवल का, जो हमारे उसमें एक मेरा भी पार्ट है, तो वो हम लोगों के थ्रू जाएगा वो जर्नल। ठीक है, तो वहाँ पेपर की नीड है। तो जो लोग अभी पीएचडी रनिंग मोड में है या नेट अभी किया है, स्टूडेंट हैं, उन सब, वैसे फीस उसकी अधिक है, लेकिन आप सब लोगों के लिए 500 रुपीज़ चार्ज जाएगा केवल। ठीक है, क्योंकि अभी कोई उस पर नहीं है, कंप्लीटेड फॉर्म में नहीं है, तो वो उतना जाएगा। तो इसलिए सब लोग, अब आज हमने जो कुछ बताया, दिखाया, समझाया, उस पर थोड़ा विचार करना, और विचार करके कल तक, अब रचना जी जो लोग पेपर लिख रहे थे वो अपने टॉपिक का नेम और जितना अपने बिहाफ पर कुछ हो सकता हो, सारी चीज़ में प्लेटफॉर्म भी दे दिया, सब कर दिया, तो अब उतना देख लेना कि हम, आप लोग अपने से क्या कर सकते हो। और पेपर कितना होना चाहिए, करीब करीब रेफरेंसेस के साथ, मतलब पेपर राइटिंग आपकी होनी चाहिए 6 पेज तक की, 6 to 7। ठीक है, और 3 पेजेस में आपका रेफरेंस चला जाता है, रेफरेंस का जो एड्रेस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप लोग अपना एक रफली जो है अपने आप पूरा डेडिकेशन के साथ लिखना। उसके बाद हम कल देखते हैं, कोई टाइम डिसाइड करते हैं, दिन का तो नहीं, शाम का हम देखते हैं, या परसों का, मंडे का, तो हम आपको कल ही बता देंगे, तो क्योंकि फिर होली से पहले हम उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना एक्यूरेसी के साथ सब कुछ लिखना कि एक आपको लगे कि एक उसका ए फॉर एप्पल भी कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको वहीं सर्कल बना लेना कि ये हमें मैम कंफर्म करना। फिर वो जो प्लेगरिज्म वाला ये सब है उसको भी हम सिखा देंगे। तो सब लोग, अभी क्या है कि अभी ये पता है, आपको भी लग रहा होगा कि ये सब जो लोग पीएचडी करने वाले हैं, अभी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे, कई स्टूडेंट जो कर रहे हैं, अभी उनके पास ये जाएगी रिकॉर्डिंग,
वो पीएचडी सबमिट करने से पहले भी नहीं क्लियर कर पाते हैं कि पेपर लिखना कैसे है। ठीक है, क्या होता है ना, सब रटी हुई विद्या में जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है इससे देख लिया, उससे देख लिया, उससे देख लिया, फिर आप देख देख के कुछ कर तो सकते हो, लेकिन यही नहीं पता होता देखा है तो किस लिए देखा था यही नहीं कंफर्म होता है। जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन आते हैं तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो जिसकी जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब लोग करके रखना, कल नहीं भी हो तो कल हम टाइम वो बता देंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी अब मेरी भी छुट्टी हो गई, तो फिर हम मंडे को टाइम डिसाइड करेंगे। और अपर्णा में कोशिश करना तो आप भी लिख लो, ठीक है, और सबके लिए बोल रहे हैं, अभी बिल्कुल ईजी होंगे। और फिर हम बैठकर यहीं पर लैपटॉप वो लेकर बैठेंगे, तो जो जो चीज़ें आपकी देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ गलत है आपके पेपर हम पहले ले लेंगे यहाँ पर, और आप अपना लैपटॉप ऑन कर लेना, तो यहीं देखते हुए हम करेक्शन करवाते जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सबसे सरल है, अब इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। बाकी जब आगे प्रोग्रेस करोगे तब पता चलेगा कि ये सरल था कि नहीं था क्योंकि अभी हम लोगों को सरलतम ढंग से चीज़ें मिलती हैं तो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, तो हम एक उम्मीद करेंगे कि सब लोग अच्छे ढंग से करना। और रीमा जी, आप कुछ नहीं कर पाना तो टॉपिक लिखना, जैसे भी समझ में आए उसको करेक्ट भी हम करा देंगे। ठीक है, उसको करेक्ट भी करा देंगे, इतना आपको हम सपोर्ट कर देंगे। चलिए, आप सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए, सबको प्रणाम। और उम्मीद करेंगे कि सब कोशिश तो सब करना, ठीक, गलत और सही कोई मैटर नहीं करता, कोशिश तो दिखा देंगे।